तो चुनावी शोर है, ये कैसे बोल है। नमस्कार, मैं आपके साथ तिलक चावला। आज बात मुद्दे की होगी, उस मुद्दे की जिसको लेकर सियासत पूरे शबाब पर है। चुनाव है इसलिए तनाव है। यह बात क्यों? नेताओं की जुबान सर्द मौसम में भी, क्योंकि अभी सर्दी आई नहीं है, लेकिन सर्दी का एहसास होने लगा है। मगर चुनाव में ऐसी गर्मी है कि नेताओं के बोल सियासी संग्राम छेड़ रहे हैं। कोई गोली की बात कर रहा है, कोई जूते की बात कर रहा है, कोई देख लेने की धमकी दे रहा है, कोई भैंस की बात कर रहा है, और कोई कह रहा है थप्पड़ इतनी जोर से मारो। यानी इस चुनाव में सब कुछ है। बयान वीरों की बयार है, बयान बहादुर भी आप कह सकते हैं। कोई कहता है कि 15 मिनट हटा लो पुलिस, इशारों इशारों, और कोई खुलकर सियासी धमकी दे रहा है। ये वो चेहरे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, मौजूदा मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, कोई नेता पीछे नहीं है। और इस पूरे विवाद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग एक्शन कब लेगा। एक लंबी फहरिस्त है बयानों की, और उन्हीं फहरिस्त पर हम आते हैं। इतनी जोर से बटन दबाओ, थप्पड़ राहुल को पड़े, राहुल गांधी को पड़े, मोहन यादव कहते हैं। उद्धव ठाकरे को गोली मार देते बाला साहब ठाकरे होते तो, नारायण राणे कह रहे हैं। जयवीर जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री है यूपी में, अखिलेश की सोच बंदर जैसी, भैंस नहीं पटक सकी तो बीजेपी क्या पटकेगी। एक के बाद एक बयानों की बयार है। जयवीर सिंह के जो बयान है उसमें वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी की सोच और कार्यशैली बिल्कुल बंदरों वाली है, और उन्हें बंदरों से भी डर लगता है। तेजस्वी यादव पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम बिहार, जब भैंस हम लोगों को पटक ही नहीं सकी तो भाजपा वाले क्या पटकेंगे। ये लालू की पार्टी है। मोहन यादव मुख्यमंत्री रहे, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए क्या? इनकी पत्नी को भेजा क्या? कोई एक कांग्रेसी अप्पू चप्पू, उनके भाई बहन, कोई गया क्या? वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाओ कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। नारायण राणे, बाला साहब ठाकरे के बेटे, बोल रहे हैं कि सोसाइटी में बकरा ईद को परमिशन नहीं तो दिवाली का भी कंदील कर दो। मुझे बाला साहब की याद आ रही है। अगर वो होते तो ऐसा कहने पर गोली मार देते। ऐसा ही एक बयान रघु शर्मा का है, कांग्रेस के नेता। बीजेपी सरकार 13 नवंबर के बाद कत्लेआम कराने वाली है। और छोटे ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन, वो बयान तो इस वक्त चर्चा में ही है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र कीजिए, ना वो मेरा पीछा छोड़ रही है और ना मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। वही 15 मिनट वाला बयान, पुलिस हटा लो। यानी कोई कम नहीं है। विवादित बयानों की एक लंबी बयार है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बटों के कटों से शुरू हुआ मामला अब कहां कर थमेगा, यह सवाल है। लेकिन पहले कुछ बयान है जिसमें विवादित बयान भी है, और उन विवादित बयानों पर हो रही सियासत के शोर में दिया गया बयान भी है। सुनिए जरा।
कि कहां राम पैदा हुए, किसने देखे, कौन ने कहा। और जब भगवान राम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तब भी मन नहीं भरा। अभी भी राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां तो नाच गाना हुआ था। अच्छा, नाच गाना हुआ था। आप अपने वोटिंग वाले दिन जब बटन दबाओ तो इतनी ताकत से दबाना कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े, कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े, कि राहुल गांधी के मुंह पे थप्पड़ पड़े, कि हाँ तुम्हारे मुकाबले ठिकाने लगा देंगे। भगवान राम का विरोध कर रहा हूं। क्योंकि सोच, कार्यशैली सब कुछ बंदरों वाला ही है अखिलेश जी का। और उनको बंदर ही दिखाई पड़ते हैं, बंदरों में भयभीति बहुत रहते हैं। मुझे कहता है उन चीजों पर गौर न करे। पर्यटन को जिस तरीके से अखिलेश जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2017 तक का, उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक 17 करोड़ थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की आवक एवं 70 करोड़ है। 17 से 70 करोड़। ये ब्रेकिंग दे सकते हैं, ये अखिलेश जी को पूछा था। अखिलेश और बंदा नहीं है, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का। हमारे यहां ये माना जाता है कि जितना बड़ा ज्ञानी होता है वो उतना ही चुप रहता है। इसलिए हमारे यहां मौनी और मुनि की परंपरा रही है। मुनि की परंपरा साधु संतों में या मौनी की परंपरा, और कलयुग है इसलिए सब उल्टा हो रहा है। और व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। ये लोग हर बात हर जगह भड़काना। एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे, 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। सुधाकर भाई, जब बुरा वक्त आता है तो मती मारी जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रहे सुधाकर भाई, अब ये लालू यादव का गुंडा राज नहीं है। अब भाजपा और नीतीश की सरकार है। कहीं कुछ भी हुआ तो आपके गुंडे जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, पर इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। आपके गुंडे जेल जाएंगे पर अपने पैरों पे चल के नहीं जाएंगे सुधाकर भाई। अगर रामगढ़ में कहीं भी कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलल्यावर. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. तो चुनावी शोर के बीच ये बयानों की बयान आप सुन रहे थे। एक तरफ से एक नया संग्राम छिड़ा हुआ है, बीजेपी पर आरोप कांग्रेस लगा रही है ये कहते हुए कि ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां यूपी में उपचुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव के बीच सियासी तनाव है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उन सभी से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ
अश्वनी शाही जी बीजेपी के अनुभवी और तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के आक्रामक चेहरे। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरे हैं। डॉक्टर धनोज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात अश्वनी शाही जी मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। कैसे हैं शाही जी आप? शाही जी बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, और अब बात आ गई थप्पड़ मारेंगे। ये कहां जाकर रुकेगा मामला? देखिए, ये तो एक फ्रेज है जो मोहन जी ने कहा है। बटेंगे कटेंगे का नारा कई सालों के बाद एक बेहतर नारा आया है जो सर्वग्राह्य हो गया है, संबल मिला है जनता को कि हमको एक होना चाहिए। तो वो नारा तो सर्वग्राह्य हो गया है। समाजवादी पार्टी किस तरीके से घबरा गई है, 75 नारे उसके बाद उन्होंने दे दिया। तो मैं तो कहता रहता हूं कि कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो योगी जी जो है पद चिन्ह बनाकर चले गए। समाजवादी तो ये कौन सा पद चिन्ह बन रहा है कि आपके चुने हुए मुख्यमंत्री थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको अगर आप वोटिंग वाले दिन इतनी ताकत से बटन दबाना कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। देखिए, राहुल गांधी जी ने उसके पहले वाला आपने लाइन आपने चलाया था, उसी का परिप्रेक्ष्य ले लीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे। राम मंदिर में नाच गाना हो रहा था, राहुल गांधी ने कहा ना। अब उस नाच गाने का देखिए, थप्पड़ मारने का मतलब थप्पड़ नहीं होता है, ये एक फ्रेज है। उन्होंने जो कहा कि राम मंदिर में एक, जिसे नहीं कहते उनका, अरे भाई इनकी बात झूठी हो जाएगी, उनके गाल पर करारा तमाचा पड़ेगा। ये अच्छा, ये वो वाली बात कर रहे थे। कहता है वही। और क्या कह रहे थे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि शायद बटन किस चीज का दबाओ, बटन किस चीज का दबाओ, बटन किस चीज का दबाओ, बटन ईवीएम का दबाओ, कमल निशान का दबाओ। और उसके बाद यानी मोहन यादव ने कोई गलत नहीं कहा कि राहुल गांधी के मुंह पर थप्पड़ पड़े, उनकी बात झूठी हो जाए, उनके गाल पर करारा तमाचा पड़े। यानी मोहन यादव ने कुछ गलत नहीं कहा कि उनके गाल पर, यानी कि राहुल गांधी के गाल पर थप्पड़ पड़े। अब पिछले चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब क्या कह रहे थे माननीय मोदी जी को? सांप, विषैला सांप, क्या क्या कहा था उन्होंने, कहा था ना, जहर और क्या। तो खड़गे साहब आज किस तरीके का प्रवचन दे रहे हैं? यानी खड़गे जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं। ये हमने फ्रेज कहा, उन्होंने तो उससे आगे जाकर कहा। एक देश के प्रधानमंत्री को अगर इस तरीके से कहा जाएगा, उन्होंने तमाचा मारने की बात ही नहीं की। उन्होंने तो कहा कि भाई जब अगर राम मंदिर में नाच गाना लग रहा था तो पहले जब प्रधानमंत्री आवाज, आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन मैं पूरा पढ़ देता हूं जो आपने कहा एकदम। क्योंकि मोहन यादव जी ने यह भी कहा कि जब रामलला का गर्भगृह में प्रवेश हो रहा था, हेमंत सोरेन कभी गए क्या? हाँ, हेमंत सोरेन आए। एक मिनट, इनकी पत्नी को भेजा गया क्या? मतलब पत्नी भेजा गया, मतलब इसमें भी कुछ आपत्तिजनक नहीं है? नहीं, उनके परिवार में से कोई आया, पत्नी और पति की बात नहीं, पत्नी को भेजा गया क्या? भेजा गया मतलब क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही थी या गर्भगृह में जाना था वहां पर, तो क्या जो है वहां माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए या उनकी पत्नी आई क्या? तो ये सीधी सी बात है। अच्छा, ये कह रहे थे, इसमें कुछ विवादित नहीं है। नहीं, आपको अगर गलत लग रहा हो तो आप चलाइए। नहीं चलाइए, नहीं, यही तो सवाल है कि आखिरकार ये बयानों की जरूरत क्या पड़ रही है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई ये गलत बयान कोई नहीं है भाई। राम मंदिर में कौन गया? सोनिया गांधी जी गई, अखिलेश यादव जी गए, राहुल गांधी जी गए, हेमंत सोरेन जी गए, कोई गया? नहीं गया। तो हम कहेंगे, और जिसने नाच गाना बताया उसको तो उस भव्य मंदिर और जो बाला साहब ठाकरे होते तो गोली मार देते उद्धव ठाकरे को, ये भी सही है? नारायण राणे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी ने, देखिए, दो काम हुआ। जब पिछला चुनाव हुआ तो जनता ने मतदान किया किसको? उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी थी शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई थी, और भारतीय जनता पार्टी, दोनों के मिश्रित एनडीए को। लेकिन वो अपने बेटे के भविष्य के लिए और अपने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में धोखा देकर हमको चले गए। दूसरी बात कहा बाला साहब ठाकरे ने, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, कि कांग्रेस धोखा उन्होंने दिया, पहले हम सटर गिरा देंगे। हाँ, धोखा उन्होंने दिया, सटर हम गिरा लेते। कांग्रेस से दोस्ती किया उन्होंने। तो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी
वो बढ़ाने के लिए पुत्र होना नहीं काफी है, उनके विचारों को बढ़ाना आगे है। अखिलेश की सोच बंदर के जैसी, जयवीर सिंह। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं, ये बयान मैंने जो है नहीं सुना है, उनका क्या परिप्रेक्ष्य है? नहीं, मैंने सुना है बयान, आपने सुना नहीं कि सोच दोनों एक इलाके के हैं, हो सकता है इसलिए बोल सकते हैं। अब कुछ अब परिप्रेक्ष्य क्या रहा मुझे नहीं पता परिप्रेक्ष्य का, लेकिन परिप्रेक्ष्य देखना पड़ेगा। लेकिन ये सब जायज है, मुझे कोई असंसदीय चीजें नहीं लगी इसमें। अच्छा, ये असंसदीय, इसमें भी कुछ नहीं है ना। तो फिर असंसदीय किसे कहते हैं सर, वो भी समझा दीजिए हमें। संसदीय भाषा की संसद में जो है किताब छपी है। नहीं, संसद में तो जो रमेश बबलू ने कहा था वो भी असंसदीय था कि नहीं? हम था तो गलत बोला, उनको हटाया गया वहां से। नहीं, उनको तो प्रचार के लिए राजस्थान में भेजा था ना आपने। टिकट नहीं मिला, टिकट हम दे सकते थे। नहीं, प्रचार में भेजा गया ना उनको राजस्थान में कि वोट मांगिए। हाँ, तो हमने राजस्थान भेज दिया, उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, ये भी सोचिए आप, टिकट नहीं दिया उनको। तो वो असंसदीय था ना, वो तो कम से कम माने कि नहीं माने? अब पता नहीं, अब जो है जिस दिन जिसको उन्होंने कहा होगा, अगर वो उसे डिनाई करेगा तो वो असंसदीय रहेगा। हम कह रहे हैं गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए वहां। ठीक, कम से कम आपने कुछ तो असंसदीय माना। तो त्रिपाठी जी, आपके नेता भी कम बयान बहादुर नहीं है, आपके नेताओं के ख्यालात भी कम दिलचस्प नहीं है, नहीं त्रिपाठी जी? जी जी, सुन रहा हूं। बीजेपी सरकार 13 नवंबर के बाद कत्लेआम करने वाली है, कैसे पता चला आप लोगों को? आपके नेता बता रहे हैं, रघु शर्मा। मैं जवाब दूं? जी, जवाब का इंतजार रहेगा। नहीं, जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा, हमने कहा कुछ सवाल और भी हो। अब देखिए सर, ठग जाने ठगही की भाषा, एक जो है कहावत है कि पक्षी की भाषा पक्षी ही जानते हैं। और एक बात और कहावत है कि गदहा से गदहा मिले, टका टकला, और ऐसे करके कहावत है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अभी कुछ लोग इस तरीके की भाषा को जस्टिफाई कर रहे थे। तो देखिए, हम ऐसे नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी के विचार ओसामा बिन लादेन से मिलते हैं, आतंकवादियों से मिलते हैं। हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि दोनों सांप्रदायिकता फैलाते हैं, दोनों कटने की बात करते हैं, दोनों काटने की बात करते हैं, दोनों मारने की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी करती है या तो आतंकी करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। अब बात आई कि एक नारा जो अभी जुड़ने की या एक होने की बात पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। अभी कोई कह रहा था कि पद चिन्हों पर, अरे पद चिन्हों पे तो आप चल रहे हो भाई, थूको चाटो, थूको चाटो, को चाटो, थूको चाटो, थूको चाटो, आपकी नीति बन गई है। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल जी यही बात कह रहे थे कि देश जुड़ना चाहिए, देश में जो है नफरत भर दी है भारतीय जनता पार्टी। आपके नेता बयान नहीं दे रहे। सुन लीजिए सर, जब राहुल जी ये कहते हैं कि नफरत भर रहे थे, देश बट रहा है, तब ये कहते थे कि नहीं, राहुल जी गलत बयानी कर रहे हैं। जब राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ा के बात करे, वो संसदीय भाषा होती है। देखिए, देश का प्रधानमंत्री मतलब ये नहीं होता कि भगवान है, पहली चीज। तो देश का प्रधानमंत्री अगर भगवान नहीं है तो फिर इंदिरा गांधी को आपने भगवान क्यों बना दिया था? नहीं, आप बता दिए होंगे हमने तो। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इसका मतलब क्या हुआ सर? सर आपके अध्यक्ष और उसी मंच पर इंदिरा गांधी मौजूद, और आप कह रहे हो इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति भारत हो सकता है क्या? अब हो गया, मैं अपनी बात रखूं? हाँ, मैं बताता हूं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक कार्यकर्ता की या किसी की भावना अगर है और वो अपनी बात रख रहा है तो क्या तो फिर अंधभक्ति अपने यहां भी रखिए सर। ये बोलिए कि हमारे यहाँ भी अंधभक्ति है, दूसरों को आईना मत दिखाइए, खुद भी देखिए। अंधभक्ति क्या होती है मैं बताता हूं ना। जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, जो कि संवैधानिक था, संविधान का एक हिस्सा था, क्या उस समय कांग्रेस की आलोचना की या तो नहीं? माफी क्यों मांग रहे हो फिर?
सुन लीजिए सर, जब संवैधानिक था तो माफी क्यों मांगते हो आज भी? लीजिए, आप खुद ही कह रहे हो संवैधानिक था, बिल्कुल संविधान का हिस्सा है। तो फिर माफी क्यों मांग रहे हो? आप माफी मत मांगिए ना, माफी नहीं मांग रहे हो आप। अरे गजब आदमी है आप। हम ये कह रहे हैं कि वो संवैधानिक, इसमें बात हो सकती है। अगर माफी ना हो तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। अच्छा, दोनों अलग अलग बातें हैं, मतलब जो गलती की नहीं आपने उसकी गलती की माफी नहीं मांग रहे हो, ठीक है? बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं कि काय के लिए माफी मांग रहे हैं, हम बिल्कुल बता रहे हैं। हम माफी इस चीज के लिए मांग रहे हैं कि उस जो आपातकाल लगा उसमें जिस तरीके से संघ के लोगों ने जिस तरीके से देश में जो है संजय गांधी के माध्यम से एक नफरत की दुकान सजाई और उनको जो है गुमराह करके या कुछ भी कह लीजिए, उसके लिए माफी मांगते हैं हम। अच्छा, तो मतलब वो जो पैरों के नाखून छीने गए थे लोगों के, रातों रात लोगों को जेल में डाला गया था, उसके लिए माफी मांगते हो आप? हमने कहा ना सर, आपातकाल संविधान का हिस्सा है, वो इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। आप आज भी संविधान में जाएंगे तो आपातकाल लाने का प्रोविजन है, सरकार को अधिकार है किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। सर मुझे लग रहा है विषय से भटक गए, मुद्दे पर आइए। आपने भटकाया, ना मैंने मुद्दे से भटकाना होता, मैं मुद्दे से अगर भटकाना होता तो सर 84 में ले जाता आपको, जहां पर आप कटने और मिटने की बातें कर रहे थे। आप लोगों ने क्या किया था वहां पे 84 में 2,900 सिखों का कत्लेआम पूरे देश को आज भी याद है। प्लीज कंटिन्यू। हमको भी याद है, हमको ये भी याद है कि उस समय आरएसएस, हमने कहा ना कि आरएसएस के लोग कभी जिस तरीके जगदीश टाइटलर आरएसएस के लोग थे, क्या हुआ, सजा हुई क्या उनको? अच्छा, सज्जन कुमार भी वो जो है सजा हुई? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। क्या शराब दी हुई बात करते हैं। आरएसएस के नेताओं के मैं बयान बता दूं, 10 नेताओं के बयान जो जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना। जब आप सीना चौड़ा करके ये बात कह रहे हो कि जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार का कुछ नहीं हुआ, तो फिर जाइए कोर्ट। हम कह रहे हैं कि अगर आज हम मान लीजिए हमने बचाया, 10 साल इनकी सरकार है ना, उनको जेल भेज देते, सबूत दे देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसके पहले सरकार थी, कुल मिलाकर दोनों तरफ से भड़काऊ बयान दिए जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, भड़काऊ बयान कोई भी हो, कोई भी देता है, हम उसकी कतई जो है उसकी सहमति नहीं दर्ज करते, उसमें हम असहमति दर्ज करते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं फिर कह रहा हूं कि ये कटोगा अभी बहुत दिनों के बाद सर्वाग्राही, मतलब अगर कुछ जो है अब क्या कुत्ता कहेंगे तो बुरा हो जाए, कुछ चिड़िया जो है गंगा स्नान करके अब वो सोचे कि जो है वो मनुष्य बन जाएंगी, तो भैया मनुष्य नहीं बन जाएंगी। हमारे यहाँ बहरहाल है, कुकुर धोए बछिया नहीं होता है। नहीं, ये विषय वही है। शाही जी को प्लीज साथ मिलाइए। शाही जी, यानी यही हुआ ना कि भैया ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो हम क्या करें जब इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कह रहा। यही बात हुई ना। धर्मेंद्र जी आ रहा हूं फिर उसके बाद, जो बात त्रिपाठी जी समझाना चाह रहे हैं कुल मिलाकर। देखिए, जब बैठकर झूठ बोलना है तो कुछ भी कर सकता है, कांग्रेस हो, मैं हूं, कोई भी धर्मेंद्र भाई है, कोई भी बोलेगा। मैं डिबेट छोड़ दूंगा, खुला चैलेंज है। 3 झूठ। सज्जन कुमार को उम्र कैद हो गई थी 34 साल बाद, और ये कह रहे हैं सजा हुई क्या, जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। कहाँ है वो? उम्र कैद की सजा सज्जन कुमार को 34 साल बाद हुई है। जाकर पढ़िए सही हो आप। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं, शांति से सुनिए पहले। तीसरी बात, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे, थूको और चाटो, चौकीदार चोर है, फिर माफी मांगा, थूका और चाटा। क्या झूठ बोला बताइए? कोई मोदी समझ रखा, फ्रॉड आदमी 420 ये त्रिपाठी जी आप हो रहे एक्सपोज अपनी इस भाषा से। 420 आप जो कर रहे हैं वो जनता देख रही है। झूठे में झूठा नहीं कर बोले जाएंगे। अभी आप समझा रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो भगवान होते हैं क्या? भगवान। वाह त्रिपाठी जी, वाह। यही है सोच आपकी, यही सोच है आपकी, और आप एक्सपोज हो रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार किसने कहा था? तो मुद्दे पे बात करिए ना सर, मुद्दे की बात करिए धर्मेंद्र जी। नहीं, ये त्रिपाठी जी, मैं आपसे फिर पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मेरे कार्यक्रम में कम से कम ये गैर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। आप जानते हैं मैं मुद्दे की अगर बात कर रहा हूं तो कोई विषय है तभी लेकर आया हूं, वरना मैं इस तरह की चर्चा नहीं करता हूं। जहां करते हैं वो उनके साथ बैठकर तू तड़ाके करिए सर, मेरे साथ नहीं प्लीज। आप बहुत सम्मानित हैं,
मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं आपके तर्कों का सम्मान करता हूं, लेकिन ये बदतमीजी का नहीं, प्लीज। नहीं सर, मैं किसी के साथ बदतमीजी कर बैठा हूं, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहा है कि ठोको चाटो नीति, हमने कहा 3 नहीं तो आप अपने तर्क दीजिए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने ना ये गलत बात, गलत बयान कर रहे हैं ना। नहीं, गलत बयान दे रहे हैं तो आप तर्क से बात करिए ना, तो आप गाली गलौज पे क्यों आ जाते हैं? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा झूठा, अगर कोई अभी गूगल कर लीजिए, गूगल पे लिखे देश का सबसे बड़ा झूठा, तुरंत एक नाम तो कुछ और गूगल कर लेंगे, कोई और निकल आएगा, फिर निकल आएगा कि नहीं आएगा? तो त्रिपाठी जी ये बहस तो मेरी खत्म नहीं होगी। प्लीज एक मिनट प्लीज, धर्मेंद्र यादव, एक धर्मेंद्र जी रहेंगे, धर्मेंद्र सिंह जी। तो ये विवादित बयानों के जो बोल हैं, ये तो आप भी सुन रहे होंगे, और उपचुनाव में तो अब बात जो है बेटी बेटी पर भी आ गई है। तिलक जी, आपके दर्शकों को, चैनल के और हमारे सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक भाव है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है, जैसा जिसका चित्त होता है, जैसे जिसका अंतर्मन होता है, वैसे उसकी भाषा होती है। और वो वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता परिलक्षित के शास्त्रों में कहा गया, यथा चित्तम तथा वाचो, एक लाइन में कि जैसा जिसका चित्त है उसी तरह उसकी भाषा होती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए तो मैं क्या कहूँ, उनको लगता है शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन ही नहीं किया है। संत के लिए सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा का जो है संयम होना चाहिए था। एक शास्त्रों में श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयत यो लोकतम तो लोको न प्रसिद्धत। लेकिन उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी जब जबान खोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी की लैब से जब कोई इस तरह का नारा निकाला जाता है, गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, तो उनके लिए सबसे मुफीद देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाजपा थैंक यू बोल रहे हैं दिन में 100 बार आप लोगों को। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी वो ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुबह 100 बार बोलते, दोपहर को 100 बार और शाम को 100 बार सोते हुए 3 बार बोल रहे हैं कि भैया थैंक यू सपा, थैंक यू सपा, थैंक यू सपा, धन्यवाद सपा, समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने इस नारे को हिट करने में योगदान दिया अपना। बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे। नहीं, समाजवादी आपका योगदान जितना भाजपाइयों का नहीं उतना तो आपका है सर, कि नहीं? नहीं साहब, देखिए, आपने नारा हमारा नहीं सुना, हमारे किसी कार्यकर्ता ने लगाया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हाँ। आप बताइए शास्त्रोक्त है कि नहीं? हर जगह चाहे आप गीता का धर्मेंद्र आप काबिल व्यक्ति हैं। एक मिनट, जैसे वो रामायण सबसे पहले हिट हुई थी, ठीक, महाभारत आई तो महाभारत भी हिट हो गई, जो सीरियल बना धारावाहिक, और उसके बाद देखिए कितनी रामायण और कितनी महाभारत आ गई। नहीं समझे आप मेरी बात? दूसरा उदाहरण, एक गाना आया, कोई बहुत पॉपुलर हो गया और उसी धुन के रोज नए गाने बन रहे हैं, बोले कि इसी धुन पे बनना चाहिए। आप लोग वही कर रहे हो सर, उन्हीं की धुन पर जो है सियासत नाच रही है और आप लोग नाच रहे हो, और अगर नचा रहे हैं तो आप नाच रहे हो, इसका मतलब नहीं। हाँ बिल्कुल, सुनिए तो हमारी बात पूरी जान दे। भारतीय जनता पार्टी 100 बार धन्यवाद कर रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने, आधी आबादी ने और छात्रों ने, सबने मिल करके, गरीबों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिखाया। उपचुनाव से शुरू हुआ था घोषित, धर्मेंद्र जी सफाया होने का मतलब मैं समझा नहीं। अभी लोकसभा के चुनाव में जो लेटेस्ट 2 चुनाव हुए, लोकसभा में कितनी सीटें मिली बीजेपी को? वो तो भाजपा वाले बताएंगे। नहीं, आप बता रहे सफाया होगा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना। नहीं, अगर देखिए नेट तरह से सफाया होने कह रहे हैं, मतलब जहां प्रचंड बहुमत में जीतने 400 का पार। अच्छा, नहीं, मुझे लगा कि वो यूपी में 80 का 30 से ऊपर सीटें आती है तब भी सफाया मान लो, ठीक है। तिलक जी अभी चिंता मत करिए, विधानसभा चुनाव वही हाल होने वाला है। नहीं, ये बात तो आपने 2012 में भी कही, नहीं 2017 में भी कही, 2019 में भी कही, 2022 में भी कही, अब 2024 में भी कही आपने, 27 में भी देख लिया। ऐसा होता है, ऐसा हुआ 12 से 17 में हमने जनता के लिए काम किया था, लेकिन ठीक है, हम उनको समझाने में नाकामयाब रहे और इनका झूठ चल गया। इन्होंने सब जुबान दिखाया, फर्जी सपने दिखाए, और मैं स्पेसिफिक एक विषय पर बता सकता हूँ। लेकिन पिछले 7 सालों में अगर अश्विनी भाई से पूछिएगा तो उत्तर प्रदेश सरकार, जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। एक मिनट, अगर आप ये बात कह रहे हैं, जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई, शाहिद जी क्यों, जरा धर्मेंद्र जी को समझाइए, आप लोग ये बात क्यों कह रहे हो? एक मिनट को क्या आधार है, जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई? ये नारा कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया
और कल ही मुंबई से एक वीडियो आ गया कि सपा के पारस नगर सेवक के दफ्तर में एक महिला अपने साथियों के साथ गई, वहां पर सफाई गुंडों ने कपड़े फाड़ दिए उसके। 376 का मुकदमा लगा सर। अरे भाई अब कल की घटना धर्मेंद्र भाई विचलित मत होइए, कल की बात है, कल की बात है, सपा के दफ्तर की बात है। महिला चिल्ला कर कह रही है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने हमारे कपड़े फाड़ दिए दिखा रही है। तो जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, ये नारा चरितार्थ हो गया, कहीं दूर जाना नहीं, हाथ कंगन को आरती क्या। तो ये कल ही देख लीजिए, बाकी जगहों पर देखिए किस तरीके से जूही सिंह इनकी बड़ी वो है और क्या करने 12 बजे रात में जा रही है। साहब को बता दें महिला संबंधी मामले में ये आप देख लीजिए 2012 से लेकर के इनको साफ करके दिखा दीजिए। ये हम नहीं, इनकी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय जो एनसीआरबी के आंकड़े जारी करता है, महिला संबंधी अपराध, पास्को एक्ट, बलात्कार, अपहरण, उसमें उत्तर प्रदेश लगातार टॉप पर है। नहीं आपके नेता अगर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए पकड़े जाए तो फिर धर्मेंद्र जी सवाल तो उठेंगे ना। अब आप कहें कि विपक्ष, वो तो पार्टी कार्यालय के भीतर ही मामला चल रहा था। वैसे समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि कोई अपराध करने वाला अपराधी, उसकी न कोई जात होती इन पार्टी, लेकिन ये पार्टी देखते हैं तो इनको बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं। आज मैं कह रहा हूँ नहीं सर, आप ही के नेता ने तो मन से कहा था कि लड़कियां गलती हो जाती है। अरे साहब, लड़की जिस कंटेस्ट में कहा तो उसको पूरा सुना दीजिए। अब उसको पकड़ देखिए, इतिहास में लेकिन गलत कहा या सही कहा? वर्तमान गलत कहा तो सही कहा? तिलक जी हम ये कह रहे हैं, आज के समय में आप जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल करेंगे तो चूंकि सरकार में, केंद्र में भी, राज्य में भी यही है, लेकिन इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं, लगातार इतिहास में जाते हैं और इतिहास की घटनाओं से सबक सीख करके आगे बढ़ा जाता है। ये इतिहास से सबक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि करना कुछ नहीं चाहती जनता के बुनियादी सवालों पर, तो इतिहास तो क्या ये मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश है डॉक्टर धनोज? ये जो सियासी बयान दिए जाते हैं राजनीतिक पिच पर, और मैं क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है? धर्मेंद्र जी एक मिनट धनोज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल धनोज जी। आपको भी नमस्कार, तमाम पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके जितने भी दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहा उनको नमस्कार। 2 लाइन से शुरुआत करता हूं। अब तो मेरे लिए सियासत भी आसान लगता है धनोज। अब तो मेरे लिए सियासत भी आसान लगता है धनोज। सुनकर गूंज जनता की सिंहासन अपना लगता है। देखिए सवाल क्या है, आज आपने बहुत अच्छा मुद्दा लाया। जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी, मैं तमाम जनप्रतिनिधि की बात करता हूँ, वो जब जीत जाते हैं तो उनके लिए मर्यादा बहुत जरूरी है, पक्ष विपक्ष। लेकिन शुरुआत से देखता आ रहा हूं, नारा गढ़े जाते हैं जितने भी नेता हो, चाहे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, चाहे जहां की भी आप उठाकर देख ले फ्यूचर, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे जवाहरलाल का समय हो, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय हो, या चंद्रशेखर जी का समय हो। बहुत सारे नारे मुझे याद भी है, बहुत सारे नारे डायरी में लिखे हुए भी है। लेकिन आज जनता क्या चाहती है? नारे का मतलब होता है जय जवान जय किसान। वही तो मैंने आपको क्या कहा, मैं लाल बहादुर शास्त्री साहब का नाम नहीं लिया तो आप समझ गए होंगे। क्योंकि कुछ बातें, देखिए, कुछ लोगों को एक श्रेणी में नहीं रखा जाता। अच्छी बात, जब दुविधा हो और उस दुविधा से बेड़ा पार लगाने के लिए कोई नारा दिया जाता है तो वो नारा सर्वत्र गुंजायमान होता है। यानी ये ब्रेक कहीं नहीं लगेगी। वही मैं कहना जो चाहता हूं। लेकिन जो आपने कि बटेंगे कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा अपने घर वालों को दिया। देश के उन राज्य के जहां मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश, वहां के हिंदू वर्ग में डायरेक्ट कह देना चाहता हूं। नहीं, घर वालों को दिया मतलब? हाँ सुन तो लीजिए, वही तो तीनों साथी नहीं कह पाए। जो भाजपा हिंदुओं को अपना घर वाले समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, अपना बंधु सखा समझते हैं, उनके लिए कहा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप बटोगे तो कटोगे, एकजुट रहोगे तो नहीं कटेगा। क्योंकि स्कूल में भी कहा है
कि एक लकड़ी को सभी तोड़ देते हैं। तो कौन काट रहा है? लेकिन लकड़ी के मैं आ तो रहा हूँ ना, मैं तो स्पष्ट बोलता, आपको पता है, बोलने तो दीजिए। एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता, लेकिन लकड़ी के बंडल को कोई नहीं तोड़ता। नहीं, वो तो हमने बचपन में पढ़ा है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा हुआ है। तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, मैं उनको याद करा रहा हूँ। यही बात जो है भारत के हिंदू भूल चुके हैं, उनको समझाने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये बात समझाने की जरूरत क्यों आन पड़ी आप ही के मुताबिक? ये देखिए, वो समझाना ये तो पार्टी प्रवक्ता का काम है, वो पक्ष विपक्ष बताएंगे। मैं तो विश्लेषण करने बैठा हूं, तो मैं विश्लेषण करूंगा, कोशिश करूंगा निष्पक्षता रहे। नहीं, विश्लेषण करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा बोलेंगे तो मेरा मतलब थोड़ा हो जाएगा। तो उनका नारा है कि आप सब एक हो जाओ, क्योंकि जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसमें ये जो सपा के लोग जो पीडीए का नारा दिया था, उसमें बहुत सारे राजपूत ब्राह्मण, मैं खुल के बोल रहा हूँ, राजपूत ब्राह्मण ने भी अखिलेश यादव जी को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 73 सांसद इनके चुनकर आए। अब ऐसे में भाजपा के नेता अगर यह बात कह रहे उनको, कितने सांसद चुन के आ गए? कहां पहुंच रहे हो धनोज जी? कितने हैं? हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गया हो। आज क्या हो गया धनोज जी? विषय पर रहिए ना सर। कितने सांसद उनके चुन के आए? कितने सर? किसके कितने चुन के आए सर? सपा की बात कर रहे हो, बीजेपी की बात कर रहे हो आप? सपा की सपा के 73 सांसद कहां से चुन के आ गए सर? नहीं 37 मैंने 37 ही बोला। प्लीज जल्दी से, फिर मैं त्रिपाठी जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं थोड़ा तो सुनिए, बहुत नहीं थोड़ा सुनिए तो मुद्दे पर आइए ना सर। आप पूरा जलेबी सर, मैं मुद्दा पे ही हूँ। नहीं, आप जलेबी बना रहे हैं, मुद्दे पर आइए प्लीज। मैं जलेबी नहीं बनाऊंगा, मीठा लगेगा। वैसे जलेबी फेमस है, अभी राहुल गांधी समझ गए और अखिलेश यादव। राहुल गांधी के बिना आपकी चर्चा अधूरी है क्या? मेरी चर्चा में बोलूंगा ना, बोलने तो दीजिए, कि चर्चा का तो होता है ना। हम इसलिए बोलना मुझे जायज पड़ गया राहुल गांधी का नाम लेना, क्योंकि हमारे संदीप त्रिपाठी जी जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, समझ गए। अगर इंदिरा गांधी देवी हो सकती है तो नरेंद्र मोदी देवता भी हो सकते हैं। तो इसलिए इनको थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। अब मैं टीवी पे बोल रहा हूं कि अगर इंदिरा गांधी देवी हो सकती है, आई रिपीट, तो नरेंद्र मोदी जी देवता भी हो सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। त्रिपाठी जी प्लीज जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी और शाही जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं देखिए सर, देवी देवता दूसरे मानते क्या है, आपको बात उससे होती है। इंदिरा जी को देवी जी तो अटल जी मानते। सॉरी नहीं त्रिपाठी जी, आप गलत कोट कर रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। जिसकी सफाई वो खुद दे चुके हैं कि मैंने कभी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उसके बाद लोगों ने लिखा है कि उन्होंने कहा था, उन्होंने ये बात कही थी कि किसी ने गलत लिखा है, मैंने कभी ऐसा कोड नहीं किया। ये उनकी सफाई थी, प्लीज इसलिए मत बोलिए ये बात। सर अगर कोई व्यक्ति एक बात कहता है, उसके बाद उस बात के 10 लोग गवाह हैं और वो आदमी राष्ट्र में है, तो क्या वो बात उसी के खिलाफ? अब कम से कम अटल जी के बारे में तो ये मत सोचिए आप। नहीं बाकी आपका विवेक जो आपका मन करे, बोलिए। तो वो देवी देवता दूसरे के मानने से बनता है आदमी। खुदे में कह लीजिए कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। हमको भगवान ने जो है स्पेशल बनाया हुआ है। ये कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कहे। तो हम कहेंगे ना कि आसाराम बापू का चेला है ये। वो भी अपने आप में भगवान बनते थे, ये भी अपने आप में भगवान बन रहा है। आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप इसी तरह तू तड़ाके बात करते हैं सबके साथ त्रिपाठी? नहीं सर, नहीं मैंने दो तड़ाका कहा किया। इसी से राहुल जी भी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद है, मुझे मालूम है शायद। हाँ नहीं सर, एक है ज्ञानी आदमी, विश्लेषक जी को बता रहा हूँ, वो भी एक संवैधानिक पद है और वो उसका दायित्व है जनता की आवाज बनना, और वो बन रहे हैं। बात मुद्दे की है जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि
इस तरीके की बदजुबानी से फायदा नुकसान और होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है ये आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार महाराष्ट्र में चुनाव है, एक नेता का नाम बता दी, कहता हो कि हम यहाँ पर सत्ता में रहे हैं, हमने ये काम किया है, आप मुझे वोट दीजिए। नहीं मांगता वोट ना। 2022 छोड़िए, 2000 के पहले 17 में आप चुनाव जीत कर आए हैं योगी जी। और झारखंड में आपके विधायक है इरफान अंसारी सर, वो शिबू सोरेन की बड़ी बहू को लेकर जो बात कह रहे हैं मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। तिलक जी आप डिरेल कर रहे हो, रिक्वेस्ट है। मैं डिरेल नहीं कर रहा, मैं आपको आपके नेताओं के बयान याद दिला रहा हूं सर। आप धनोज जी को कह रहे हो कि आप जिस पद पर उसकी गरिमा रखिए, लेकिन आप उन बयानों का जिक्र नहीं कर रहे जिस पद पर रहते हुए आपने जो बयान दिए। आपके नेता विधायक रह के ये बयान दे रहे हैं जो मैं बोल नहीं सकता। और कुछ कहना है सर? सर कहना नहीं है, सवाल है। आपके नेताओं के बयान याद दिला रहा हूं। नहीं, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दी, मैं आपके सवाल दूंगा, बिल्कुल 100% दूंगा। अभी अब देखिए आपने रिदम तोड़ दिया, ये होता है। ये देवता भी माँ के कोख से ही जन्म लेते हैं। जितने भी देवता पृथ्वी पर आए, क्या वो राम हो नहीं हो, वो भी माँ के कोख से पैदा लिए, और नरेंद्र मोदी भी माँ के कोख से पैदा लिए। वो अवतारी पुरुष हो सकते हैं। जी कृपया विषय पर रहें। धनोज जी व्यक्तिगत होना है तो मैं त्रिपाठी जी का नंबर उपलब्ध करवा दूंगा आपको, और त्रिपाठी जी आपको धनोज जी का। ये प्लीज इस तरह से नहीं, नो, ये मंच इस तरह से नहीं। मैं इस तरह का राजनीतिक इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करने दूंगा अपने एजेंडे के लिए, जिस भाषा का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। धनोज जी अगर संयम के साथ आपको अपनी भाषा रखनी है तो प्लीज अपनी भाषा के साथ अपनी बात को रखिए। मैंने जाहिल गवार का, मैंने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, और ये बदतमीज नाजायज। ऑडियो नीचे रहेगा अभी। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी देख रहे हैं सर, ये राजनीतिक मंच पर इनका हाल है। एक मतलब जनता देख रही है और इस तरह की भाषा का, अब सोचिए कि बंद कमरे में क्या होता होगा। नहीं, संसदीय भाषा और असंसदीय भाषा कौन सी उससे महत्वपूर्ण है कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें कौन से शब्द ग्राह्य है, कौन से ग्राह्य नहीं है। कम से कम किसी विद्वान साथी जो यहाँ बैठे हैं, हम तो ये मान चलते हैं विद्वान साथी हैं, तो संयम बरते। ये अच्छा नहीं है। अगर हमारे बच्चे, आपके परिवार के लोग ये डिबेट सुन रहे होंगे तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी कि कैसे हमारे परिजन हैं। अब सवाल आते हैं तिलक जी मुख्य विषय पर, इसको देखते रहिएगा। लेकिन धर्मेंद्र जी रोकेगा कौन? इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा नोटिस थमा देगा। जो आप लोग बयान दे रहे हो उन बयानों के आधार पर नोटिस थमाए जाएंगे, बस बात खत्म। तिलक जी ये नोटिस से ऊपर का मामला है। मैंने क्या कहा, ये आत्म विवेचन का विषय है कि आप किस तरह की भाषा समाज में लेकर के जा रहे हैं और कौन सा जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी लकीर खींच रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए आज क्या है, राजनीतिक लोगों में कितनी नफरत भर गई है। कारण इसी तरह के है कि जब भी अवसर, जब वो किसी कसौटी पर कसना चाहते हैं राजनीतिक लोगों को, तो तमाम मुद्दों पर राजनीतिक लोग फेल नजर आते हैं। यही कारण है कि तमाम भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तमाम जगहों पे वहां लोगों की निगाह नहीं जाती। लेकिन प्राइमा फेसी एक छोटे बच्चे से भी पूछिएगा कि राजनीतिक लोगों के विषय में उसकी राय क्या है, तो हमेशा निगेटिव रहती है। हम किताब की बात करते हैं, संसदीय कौन है, कौन संसदीय है। कम से कम हमारे दो बड़े साथी संदीप जी भी और धनोज जी, लेकिन दोनों लोगों की भाषा कतई हम किताबों के संसदीय शब्दों में नहीं जाना चाहते। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन आजम खान जैसे वरिष्ठ नेता अगर किसी चुने हुए सांसद के बारे में, उनके अंडरगारमेंट के बारे में अगर जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप दूसरों से क्या नजीर रखेंगे? नहीं, देखिए हम किसी की भाषा के इस तरह समर्थन न करते हैं, ना हमारे नेता समर्थन करते हैं। आपके तो नेता ने दिया बयान, आपके नेताओं ने तो बयान दिए सर। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमें गर्व है कि देश की राजनीति में वो ऐसे इकलौते नेता तो आज आजम खान पर गर्व नहीं है आपको? संयम है। नहीं, आजम साहब भी बहुत बड़े नेता है। गर्व तो है एक बड़ा नेता अगर जिसको क्या कहा, जो माना जाता था कि पश्चिम का मुख्यमंत्री है, नहीं रुतबा तो वही था। मुख्यमंत्री सर मैं ये कह रहा हूं रुतबा तो वही था। अगर वही अपने चाहने वालों के सामने अगर इस तरह का बयान दे तो इसके क्या मायने हुए? नहीं, उन्होंने पूरी देखिए आप पूरा बयान करेंगे
तो उन्होंने जिस तरह से सुनी शाही जी ने कहा कि ये एक तरह से कहावत है, जैसे उन्होंने कहा कि बटन इतना जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। कहा था कि नहीं कहा था देश के गृह मंत्री ने? हाँ। तो देश के नागरिक नहीं थे जिनको करंट लगाने की बात कह रहे थे? तो आपको भी तो आपत्ति हुई थी उस बात पे? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए किसी को भी। उसी तरह इन्होंने भी कहा था कि इनके जो है इन्होंने खाकी पहन रखी है। एक कहावत है कि खाकी पहन संघ के लोग पहनते हैं। अच्छा, जैसे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। डिबेट आप जिस पर लेकर आए थे शाही जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी। जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, देखिए, एक मैं कहता हूं कि अपने विचारों में बहुत ही सौम्यता रखनी चाहिए। राजनेताओं में अब वो बातें नहीं रही, अब दुश्मनी हो गई है। और खास करके जो अपने आप को विद्वान समझता हो उसमें तर्क और तथ्य की कमी होती है। तो अपने जैसे धर्मेंद्र जी की बातों से सहमत हूं मैं कि व्यक्ति अपने संस्कारों का परिचय देता है कि उसके क्या संस्कार रहे हैं, कैसे रहे हैं, वही उसकी भाषा में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है। अभी यहाँ कहा गया भाजपा आतंकी है, ओसामा बिन लादेन है। मैं कहना चाहता हूं शिंदे साहब से बड़ा नेता कोई यहां नहीं बैठा है। शिंदे साहब ने कहा था कि मुझसे कांग्रेस ने कहलवाया था कि भगवा आतंकी बोलिए आप। बाटला हाउस के जिस आतंकी के मरने पर सोनिया जी रोई थी वो भाजपा का नहीं था। दिग्विजय सिंह ने जिस आतंकी को जी कहा था वो भाजपा का नहीं था। फैजाबाद से लेकर और जहां तक के बम ब्लास्ट के जिन आरोपियों को धर्मेंद्र भाई की पार्टी ने छोड़ा था, उनका 20 लोगों को नहीं भाजपा के लोग नहीं थे। देखिए आप चैनल धर्मेंद्र भाई पूरा हो जाने दीजिए। धर्मेंद्र भाई गलत बयानबाजी नहीं ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं आपने छोड़ा था, मुकदमा पूरा करने की, उसकी खत्म करने की संस्तुति की थी। हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि इनको पद्मश्री दे दीजिए आप। यही हुआ था ना। तो मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपने संस्तुति तो कर दिया था। 20 जो धमाके के आरोपी आतंकी थे भाई, तो मैंने आरोपी कहा, मैंने किसी को वो नहीं कहा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी बातें हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं और किसी के साथ हो रही हैं, ये क्रिया की प्रतिक्रिया। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कितने गाली छोड़ दीजिए कहां दिए गए। यहां पर बैठे कांग्रेस के नेता ने तू तड़ाक की भाषा की। प्रधानमंत्री देश का होता है, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, नेहरू जी हो, श्रद्धेय अटल जी हो, या आज जो है मोदी जी हो। एक सम्मान होता है, कुर्सी की गरिमा होती है। लेकिन जो कोई आदमी नाली में जब रहेगा उसकी सोच नहीं ऊपर आएगी, वो यही बोलता रहेगा। तो हमको इससे बाहर निकलना है, हमको इससे चीजों को आगे बढ़ाना है। जी सुनी जी, बिल्कुल ठीक है। राज्य सरकार का अधिकार है कि मुकदमे किसका वापस लेती, कैसे अगर उसके संज्ञान में आता है, एक प्रक्रिया है। लेकिन न भूतो भविष्य भारतीय जनता पार्टी सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने अपना मुकदमा वापस लिया। और मैं तिलक जी बताऊं, देखिए मैं आरोप लगाना नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने खोल ही दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने गुरु जी के ऊपर शिष्या ने आरोप लगाया था, रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो मुकदमा वापस लेने का काम किया है। तो ये लोग दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपने आचरण ध्यान नहीं देते। तिलक जी में मुझे केवल 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए महिलाओं की बात हो रही थी, आज नारा मुख्यमंत्री जी ने बच्चियों के डरने के लगाया। डरना किससे चाहिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस दिन गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा था कि आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में बच्चियां 12 बजे स्कूटी से कहीं भी आ जा सकती हैं। और मैं आपको कोट करता हूं एनसीआरबी के जो इन्होंने एडवाइजरी जारी किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने लिखा द पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ यूपी 7.4 अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दिस रेशियो मीन्स दैट उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम, द स्टेट इज अनसेफ टू ट्रेवल एलान। ये कौन कह रहा है? ये एनसीआरबी कह रही है, जो केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की। मैं बताना चाहता हूं, ये जब उसमें बयान दे रहे थे, देखिए 3-4 चीजें मैं बताऊं। किस तरह से एमपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पास्को एक्ट में रेप के मुकदमे में सजा दिया, और उसमें उनके वकील ने बताया किस तरह से पीड़िता को धमकी दी जा रही थी। सरकार के संस्थान से जुड़े लोग मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे। आपकी सरकार में जिसके ऊपर संगीन आरोप थे और मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा था वो हेलीकॉप्टर में। मैं उसके बाद भाई तो कुछ नहीं, आरोप किसी को भी होने के बाद नाम लेकर कह रहा हूँ। आज ही भारतीय जनता पार्टी के नेता पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ। और मैं बता दूं बीएचयू में धर्मेंद्र भाई बच्चियों के साथ 3 लोग नामजद हुए थे और सीसीटीवी आया।
इनके साथ ने जो वहां है ना, प्रदर्शन भी किया, लेकिन किस तरह उसको दबाने का प्रयास करते गायत्री हैं। जी के लिए क्या कहा धर्मेंद्र भाई? दुख तब होता है कि बच्चियों के अपराध में भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग बचाने का प्रयास करती है। तो इसलिए महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हम ही नहीं कह रहे, ये जूही सिंह जी ने क्या कहा था? धर्मेंद्र सिंह जी, जी जूही सिंह ने क्या कहा था वो भी याद करिए ना। जूही सिंह ने क्या कहा था? अखिलेश जी ने गायत्री जी के लिए कहा था, इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था जब वो कन्विक्टेड हो गए थे। कन्विक्टेड होने के बाद अन्याय की बात कर रहे हैं। अरे जी। लेटेस्ट पता कर लीजिए। आप तो देखिए, आप गायत्री प्रजापति को तो लेके मंच पे टहल रहे हैं। आपकी स्मृति हम नहीं टहल रहे हैं, गलवैया करा हम नहीं टहल रहे। गायत्री प्रजापति जेल में है, हम कहाँ लेके टहल रहे भाई? मंच पे थे, पूरा परिजन लेकर के मंच से जेल से अस्पताल में आप भर्ती किए हैं। तो आप ऐसा न लगाइए, अन्याय जिसके साथ होगा हमारी पार्टी कहेगी। यानी अब दोनों जिसकी तरफ से आदत पड़ गई। त्रिपाठी जी फिर मैं आऊंगा शायरी, फाइनल कमेंट आप ही सुनूंगा। त्रिपाठी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज संयम के साथ अपनी भाषा पर काबू रख के अपनी बात को रखिएगा। आपके साथ बहुत सारी डिबेट किया हूँ, वो निजी कमेंट और निजी अभद्रता कर रहे थे, और मेरी आदत है कि उत्तर का मैं प्रत्युत्तर बहुत तगड़े से देता हूँ। इस बात वो सोच रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषक हैं तो हम उस बात का जो है संयम बरत जाएंगे। नहीं सुनेंगे भाई, कहाँ सुनेंगे आपकी, जबकि पूरा देश जानता है आप जैसे लोगों कि जो है आप लोग क्या करते हो, कहाँ से पेंशन आती है, किसकी बात करते हो, आपका ना कोई एजेंडा है, ना कोई जानकारी है, ना अभी बात आप बड़ी बड़ी कर रहे हो। मैं अभी पूछ लूंगा, एक दो सवाल पूछूंगा, आप राजनीति ना महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बता पाइएगा, ना झारखंड की राजनीति के बारे में बता पाइएगा। लेकिन आप निजी कमेंट करके आप सोचते हो जबान बंद करा, दबा दें आवाज को, नहीं दबा पाएंगे। धनोज जी विषय नहीं है, विषय पर आइए। नहीं सर, उन्होंने देखा, देखिए आप बदतमीजी की शुरुआत की। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, धनोज जी का टेस्ट बाद में ले लीजिएगा, लेकिन आज विषय नहीं, गाली देना इनको शोभा देता है। हाँ हाँ, नहीं तो क्या करेंगे आप? एक मिनट त्रिपाठी जी, नहीं गाली प्लीज मुद्दे पर आइए। एक मिनट धनोज जी प्लीज, धनोज जी मैं वरना दोनों का ऑडियो नीचे कर दूंगा फिर, प्लीज नहीं मैं लड़ नहीं रहा हूं। प्लीज धनोज जी मुद्दे पर आइए, प्लीज त्रिपाठी जी मुद्दे पर अपनी बात रखिए, शोभा देता है क्या? आप बाद में टेस्ट लीजिएगा उनका। सर मैं कई बार बता चुका हूँ डिबेट में आपकी कि मैं आरएसएस का ट्रेंड व्यक्ति हूँ, इसलिए आरएसएस की कमियों को खूब कैसे जानता हूँ, और आरएसएस कैसे बात करती है और कैसे उसको टैकल करना है उसको भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। पानी में डूबते हुए लोगों को निकालते जान गंवाकर। धनोज जी प्लीज, धनोज जी का ऑडियो नीचे रहेगा, धनोज जी का भी ऑडियो। धनोज जी मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज संयम रखिए। त्रिपाठी जी, जो भाषा का इस्तेमाल वैसे तो बहुत आज तो अति हो गई आपकी, लेकिन फिर भी जो आपके नेता और उनके नेता बयान दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस ही आ जाता है तो बात वहीं तक खत्म हो जाती है ना, फिर चलता रहेगा तू तड़ाके। नहीं देखिए सर, न मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आज एक कांग्रेस सामने बैठकर बात कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि की एक जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी से भी मैं वंचित हूँ, और मुझे ये पता है कि जिस दिन जिम्मेदारी पे होऊंगा मेरे ऊपर मेरे कंधों पर एक अलग सा समाज के लिए बोझ होगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं आपके मंच से कि जो अभी मैंने क्रिया की, हो सकता है कि मैंने संयम खोया, मुझे नहीं खोना चाहिए था, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि आप डिबेट पर अगर आप बैठा तो रिक्वेस्ट है कि पैनल में कम से कम ऐसे लोगों को जरूर रखिए जिनके पास सभ्यता और निजी एजेंडा लेकर ना आए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सर अभी हम लोग ये जिस बात पर डिस्कशन कर रहे थे, जहां तक मैं पहुंचा था, जहां पर ये बात बिगड़ी, हमने ये कहा कि 7 साल योगी जी को हो गए सत्ता में। 7 साल आने के बाद अगर आपको आज ये कहना पड़ रहा है कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई, तो कहा 7 साल से आप आलू छील रहे हो, क्या कर रहे हो? आज अगर आपको ये बात कहनी पड़ रही है, आप कह रहे हो, तो मतलब आप मानते हो कि ये बात यथार्थ है। मरिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 7 साल शासन चलाने के बाद भी हिंदू खतरे में है, बिटिया खतरे में है, डीजल का दाम कम नहीं हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, 400 का सिलेंडर 1100 में मिलने लगा। आपने किया क्या? आपने जो कमिटमेंट जो बातें की थी, आपने कहा 2022 में कि बिटिया को स्कूटी देंगे, क्या हुआ? इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव लड़िए ना, इन्हीं मुद्दों पर लड़िए। आप भी तो उन्हीं की लकीर को फॉलो कर रहे हैं ना। एक मिनट, अब धनोज जी का ऑडियो रहेगा। धनोज जी फिर फाइनल कमेंट शायद ही आपका होगा। धनोज जी कैसे लगेगी ब्रेक? देखिए ब्रेक तो अपने आप से लगेगा,
कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। नारा के महत्व को समझना पड़ेगा। ठीक, अभी इन्होंने कहा RSS, अभी बिहार में बाढ़ आया, आपको मालूम है इनके कांग्रेसी नेताओं के फोन लगा के पूछ ले, RSS ही आए पानी में लोगों को बचाने के लिए और अपने जान पर खेलकर बचाए। कई RSS के लोग जो समर्पित लोग थे अपनी जान गंवाकर लोग को बचाए। तो आपको पक्ष देखना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से बोलने की जरूरत नहीं है। आज लॉकडाउन में देख लीजिए, आप भी गवाह हैं। राजनीतिक मंच पर इस तरह के बयान जरूरी है ना कि जो कार्यकर्ता है उनको भी लगे कि नहीं ये तो जो है हमारे नेता जो है मर्द टाइप के हैं। यही है ना विषय, जितना ज्यादा भड़काऊ बोलोगे उतना ज्यादा मर्दानगी दिखेगी। यही बात हुई ना धनोज जी? हाँ, सोलो कह सकते हैं आप इसको। जैसे बॉलीवुड हिट होता है डायलॉग से, हाँ। हीरो से हिट नहीं होता, डायलॉग से हिट होता है। हाँ। ठीक है, उसी तरह नेताओं का जो ये कंपनसेशन जो होता है ना, डायलॉग, नारा, वो हर युग में हर नारा का अपना एक बात होता है। जो जितना ज्यादा भड़काऊ बोलेगा उतना ज्यादा हिट होगा, नहीं? वही और तो अपनी गिरबान में हम भी देखते हैं कि जितने भी चैनल हैं सब दिखाते हैं कि भैया देखो भड़काऊ बयान दिया। 8500 रुपया देकर वो नारा नहीं था क्या? 8500 खटाखट वो नारा नहीं थे क्या? 8500 रुपया क्या थे वो? खटाखट तो यानी इन्हीं नारों के इर्द गिर्द बात हो रही है। खैर, फाइनल कमेंट, एक मिनट अब ऑडियो सबका नीचे रहेगा, सबका नीचे ऑडियो। शाही जी, ये कुल मिलाकर बात शुरू हुई बटोगे कटोगे से। ये जो बटोगे कटोगे वाला जो मसला है, इससे वोट मिलेंगे बीजेपी को? क्या लगता है, आपका आकलन क्या है? हिंदुस्तान में हर साल चुनाव होता है, चाहे वो ग्राम सभा का हो या लोकसभा का हो। हाँ। कोई ऐसा साल नहीं है जब चुनाव नहीं होता है। नहीं, फायदा होगा बटोगे कटोगे से? अब फायदा हो नुकसान हो, अगर हम एक रहने की बात कह रहे हैं तो क्या इसमें नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, ये तो बात की चीज है। नहीं, किसको एक रहने की, तो आप हम किसको क्या मतलब, अगर हम मान रहे हैं भारत पूरे हम सबका साथ सबका विकास की अच्छा, बात भारतीयों को एक रहने की बात कर रहे हो आप? हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, हम सबको हिंदू मानते हैं, सबको तो हम हिंदू उसको मानते कह रहे हैं सब जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। तो आप उसको कहते हैं यानी एक रहो, आप ही के एक मुताबिक, रहो। एक मिनट, बटोगे कटोगे से सियासी फायदा होगा ना? अब ये देखिए, फायदा हो न हो, लेकिन धर्मेंद्र भाई की पार्टी ने वाकई हिट करा दिया इसको, और उन्होंने वो पद चिन्हों पर चलते अच्छा, एक हुए बात, किस तरीके से यानी सैकड़ों आप नारे ये मान बना रहे दिए हो लोगों कि आप हिंदुओं को एक करने की बात करो, तो आपकी सरकार में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? खतरे में कहा, हमने कहा खतरे की तो बात ही नहीं की। तो आप ही हमने तभी तो ये कहा नारा है। लेकर आए कि बटोगे कटोगे वाला। अरे भाई, अभी जो आप कह रहे थे ना कि धनोज जी पढ़ा रहे हैं, हम पढ़े हैं, तो ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से दी जाती है, वही बात नहीं, उन्होंने मैं फिर वो से कह शिक्षा दिया। की बात नहीं क्या कर रहा, मैं हो आपसे गया? कह रहा हूं कि आपकी सरकार में जो है ये हिंदू कैसे खतरे में आ गया? हम लोगों के अध्यापक से इतर कोई ये नारा तो है नहीं। उन्होंने भी कहा एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होना चाहिए? जैसे कि आपने कहा कि हम 400 रुपए या 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, तो एकदम देंगे। पक्का तो दोगे? कह रहे कि अभी हमारे कांग्रेस तो के मुझे एक प्रवक्ता ने बात कहा बताइए, 400 ऐसा का कौन सा सिलेंडर राज्य हो है गया। जहां पर आपने 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो? कोई एक राज्य का नाम बताओ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, मुझे उस राज्य का नाम बता दीजिए जिस राज्य में आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। आप ही बोलेंगे कि हम बोलें? नहीं, आप ही बोलिए। हाँ, देखिए, हमने जिस राज्य में फ्री सिलेंडर उस पर देने की बात की कि हम होली दिवाली जो हमने कहा, ईद पर हमने सिलेंडर फ्री दिया है। नहीं, होली दिवाली नहीं, ये 500 रुपए का सिलेंडर प्रभु राम की कृपा से तमाम राज्यों में आपकी सरकार है। एक राज्य बताइए जहां पर आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। रेणुका चौधरी का वो बयान याद है ना कि 900 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकते हो तो हटो यहाँ से, तुम जाओ। तो 1100 रुपए का खरीदे सर आपके राज्य में? 400 का था, कब 400 का था? तो आपके राज्य में 1200 रुपए का खरीदे? 400 का आप क्या चाहते हो? नहीं, आपने तो 35 रुपए सिलेंडर, जो आपके चाहने वालों ने कहा कि 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 100 रुपए में मिल रहा है सर का सिलेंडर हुआ करता था नॉन सब्सिडी का। शाही जी, एक राज्य का नाम बताइए जहां 500 रुपए का सिलेंडर आप दे रहे हैं, एक राज्य का नाम। मैं कह रहा हूं कि 1200 सिलेंडर का दाम जो हमने कहा, हम कह रहे हैं फ्री देने के लिए कहा था, दिया था, 500 भी होली देंगे। दिवाली कहां दे रहे हैं वो तो एक अलग विषय। मैंने पूछा 500 रुपए का सिलेंडर, आपने आज भी घोषणा पत्र में कहा कि हम 500 रुपए का सिलेंडर झारखंड में देंगे, महाराष्ट्र में देंगे, जहां भी आपने कहा। एक राज्य बताइए जहां आपने 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारी सरकार बनती, हम देंगे, हम तो ये कहे नहीं, किस राज्य में दे रहे हो मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपने तो राजस्थान में भी कहा था पोस्टर लेकर, फिर बाद में कहा कि नहीं मिलेगा। केंद्र ने कहा कोई योजना नहीं हमारी।
केंद्र सरकार की योजना नहीं थी, राज्य सरकार अपना करेगा, वहां केंद्र करेगा नहीं सर। राजस्थान में तो आपकी सरकार को वक्त कितना हो गया सर? अभी तक किसी को नहीं मिला एक सिलेंडर भी। अरे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कितना समय हो गया सर? नहीं हम बताइए ना, 1 साल हो गया, 2 साल कितना हो समय गया। चाहिए सर आपको? अरे जातीय जनगणना 11 में हुई, जातिगत जनगणना की नहीं सर, मैं सिर्फ आपको अभी पूछ तक रहा नहीं हूं, एक राज्य का नाम बता दीजिए, तो कर लीजिए ना। एक राज्य का नाम बताइए जहां आपकी सरकार 500 रुपए का सिलेंडर हो। देखिए मैं कह रहा हूं कि जहां भी हमारी सरकार है और जो संकल्प पत्र में दिया है भारतीय जनता पार्टी, एक राज्य का नाम बता दीजिए, शायद ही आप काबिल प्रवक्ता है, जहां आप 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, सिर्फ एक राज्य का नाम। मैं कह रहा हूं कि जो दिया है आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 4 आप अब जब पोस्ट करेंगे इस बात को तो 4 हमको गाली देंगे। मैं उन्हीं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो पूरा किया है, और ये भी संकल्प पत्र में लिखा है, ये भी हम देंगे, ये देख लीजिएगा। चलिए सर, नहीं बताएंगे ना आप, एक राज्य का नाम नहीं लेंगे ना? अरे हम देंगे, कह तो रहे नहीं देंगे, ठीक है, ठीक, ओके, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, मैं वक्त से ऊपर चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। शाहिद जी आपका भी, और धनोज जी आपका भी, धर्मेंद्र आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।